नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएमएम नेता और कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी का टास्क दिया है। रांची में हुई पार्टी की मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। साथ ही संगठन की मजबूती और सरकार के कामकाज को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक एक कार्यकर्ता को टास्क दिया गया है। और ये पाठशाला तो जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्षों की एक दिवसीय ये बैठक थी, सम्मेलन थी। और ये पाठशाला तो राजनीतिक दलों का ये कार्यक्रम अनुरत चलता रहता है। और वैसे भी अभी हम लोगों ने पूरे बारिश के वक्त में भी चीजों को गैप रखा था। इसको लेकर के सभी यहाँ एकत्रित हुए और आने वाले समय में सांगठनिक आवश्यकताएं क्या है, कैसे मजबूती है, कितनी और मजबूत होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा हुई। कुछ दिशा निर्देशों के साथ ये कार्यक्रम समाप्त हुआ है। रांची में 24 जिलों के जेएमएम नेताओं और कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, जिसमें विकास योजनाओं में सरकारी बाबुओं की अनदेखी का मुद्दा छाया रहा। जेएमएम कार्यकर्ताओं की शिकायत सीएम हेमंत सोरेन ने गौर से सुनी। साथ ही सरकारी योजना को जन जन तक पहुंचाने का टास्क भी उन्होंने दिया। साथ ही बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती की रणनीति पर भी मंथन हुआ। झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में है और निश्चित रूप से हम अपने दायित्व को भी समझते हैं और अपने कर्तव्य को भी समझते हैं। इंडिया गठबंधन की जब बैठक होगी तो उस बैठक में माननीय पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी सम्मिलित होंगे और जो भी निर्णय उस बैठक में ली जाएगी उस निर्णय के साथ पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ता चलेंगे। ये बातें जरूर दबे जुबान से आई है किसी किसी जिले के कार्यकर्ताओं के द्वारा कि जो अधिकारी पदाधिकारी हैं जितना उनका सहयोग मिलना चाहिए उस जिले के विकास के लिए वो नहीं मिल पा रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बहुत ध्यान से सुना और उसको संज्ञान में भी लिया और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि मैं इसे देखता हूं और विकास के काम में कोई भी कोताही अगर बरती जाएगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धनबाद में बाघमारा के पोलो ग्राउंड में बीजेपी की संकल्प सभा हुई। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। दोनों नेताओं से बात की है न्यूज 18 संवाददाता निरंजन ने। संकल्प यात्रा के दौरान धनबाद के बाघमारा विधानसभा में आज प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक ढुल्लू महतो यहाँ मौजूद रहे। हम सीधे बात करेंगे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल जी से। नहीं, जनता का काफी उत्साह है, जोश है। अभी उत्साह और जोश ही बता रहा है 2024 का परिणाम क्या होगा। ये लोगों की उमंग, उत्साह ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। 2024 के लोकसभा में इस प्रदेश में 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी और फिर 24 के विधानसभा चुनाव में भी झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी। सरकार के खिलाफ ये जनसभा है, ये सरकार का गलत नीतियों के विरोध ये जनसभा है और पूरे झारखंड प्रदेश में ये तय कर चुका है कि माननीय बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाना है और भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि लगातार देख रहे हैं निर्दोष लोगों को किस तरह से जेल भेजा जा रहा है। ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल रघुवर दास दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने वाले हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। वो 30 अक्टूबर को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करेंगे, जबकि 31 अक्टूबर को ओडिशा के राज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे।
रांची के मरांगोम के जयपाल स्टेडियम में कल से एशियन हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है। मैच से पहले भारत, कोरिया, जापान, थाईलैंड, मलेशिया और चीन के खिलाड़ियों ने ग्राउंड में जमकर पसीना बहाया। उनके प्रैक्टिस सेशन को देखने के लिए झारखंड के कई खिलाड़ी स्टेडियम पहुंचे। उनसे बात की है न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। झारखंड की राजधानी रांची में इस समय हॉकी अपने परवान पर नजर आ रही है और हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के मरांगोम के मोराबादी स्टेडियम में, जहां आप देख सकते हैं कि टूर्नामेंट का जो पहला मैच हालांकि 27 अक्टूबर कल से खेला जाएगा, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि मैदान पर कोरिया की टीम किस तरीके से प्रैक्टिस कर रही है, जाहिर है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से प्रैक्टिस की जा रही है, जाहिर है मैदान को समझने की कोशिश है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे साथ झारखंड हॉकी टीम के जो पुरुष खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ा मैच, बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जाहिर है सीखने की भी कोशिश है। हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बाहर से आई हुई है टीम, वहाँ के प्लेयर को हम लोग स्किल, स्टेमिना सारी चीज़ देखेंगे। बाहर कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं, वो चीज़ देखने को मिलेगा हम लोग को। से नया स्किल और नया स्किल सीखने को मिल रहा है। प्लीज फुर्तीली हॉकी क्या कहेंगे? यस सर। कोई एक बड़ा इवेंट इस तरीके से आयोजन का मौका मिला है और इस आयोजन को देखने के लिए जाहिर है कि झारखंड के ग्रामीण इलाकों से यहाँ खिलाड़ी पहुँचेंगे। तमाम लोगों की इस मैच पर नज़र है। हॉकी को समझने की पहले से कहते कि राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। जाहिर है कि इतना बड़ा आयोजन एक नया द्वार झारखंड के लिए खोलेगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची में हो रहे एशियन विमेन्स हॉकी चैंपियनशिप से पूरी दुनिया में झारखंड की पहचान बनी है और ये दावा किया है हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने। रांची में उन्होंने कहा कि एशियन विमेन्स हॉकी के बाद रांची में 13 जनवरी से ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट भी होना है। इसमें सफल होने वाली 3 टीम को ओलंपिक का टिकट मिलेगा। पहचान आपको महेंद्र सिंह धोनी जी से था, पूरा वर्ल्ड जानता था। आज आपका हॉकी के चलते रांची की एक अलग पहचान फिर आ रही है। हॉकी के आयोजन में हॉकी के चलते रांची को ही नहीं किया, पूरा झारखंड की पहचान इससे बनने वाली है। जिस तरह से आपका आयोजन यहाँ पर हो रहा है, ये जो झारखंड वुमेन एशियन चैंपियन ट्रॉफी है, इंडिया में पहली बार आयोजित हो रहा है, वो भी आपका झारखंड में रांची में आयोजित हो रहा है। तो बहुत बड़ी गर्व की बात है झारखंड के लिए भी, झारखंड वासियों के लिए भी। जो एशियन गेम जो अभी चाइना में हुआ, उसमें एक टीम क्वालिफाई करता है और जो वो रांची में 13 से 19 जनवरी तक आयोजित हो रहा है, उसमें 3 टीम क्वालिफाई करेगी। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि जहां एक टीम क्वालिफाई करता है वो इतने बड़े टूर्नामेंट था, यहाँ 3 टीम क्वालिफाई करेगा तो कितनी बड़ी टूर्नामेंट ही होगी। बहुत बड़ी टूर्नामेंट है और झारखंड के लिए बहुत गर्व और फख्र की बात है कि इतने बड़े टूर्नामेंट वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन के द्वारा झारखंड को अलर्ट किया गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि इतने बड़े टूर्नामेंट कराने के लिए वो सेकेंडों नहीं लगाए, 2 मिनट में हामी भरे कि नहीं मैं कराऊंगा। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया ने झारखंड की हॉकी खिलाड़ी निकी प्रधान, संगीता कुमारी और सलीमा टेटे की तारीफ की है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एशियन हॉकी चैंपियनशिप में भारत का पहला मैच थाईलैंड से होगा, जबकि दूसरा मुकाबला मलेशिया के साथ है। उन्होंने कहा कि चीन की टीम को भी हराने के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। स्पोर्ट्स में हार जीत दोनों ही चीजें, कोई भी चीज को आप कंफर्म लेके नहीं चल सकते हो। समटाइम्स बहुत अच्छा खेल के भी वो रिजल्ट नहीं मिलता और अभी पूरी टीम काफी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है और एक यही है कि हमें मैच बाय मैच जाना है, खाली चाइना नहीं है। फर्स्ट मैच हमारा थाईलैंड के साथ है, देन मलेशिया के साथ है, तो हर एक मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो स्टार्टिंग में बोला वही कि इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है और झारखंड में हमें पता है कि यहाँ की ऑडियंस कितना सपोर्ट करती है, कितना सब कुछ है, तो एक हमारे लिए भी एक नई चीज है, चैलेंज है। बट उसके साथ साथ हमें खुद की गेम पे फोकस रखना है कि हम कैसे एज ए टीम इस टूर्नामेंट में खेलते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बेस्ट डिफेंडर है, संगीता है अच्छी प्लेयर है, देन सलीमा है अच्छी है, ब्यूटी है। हमें आज वो इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रही है बट बहुत अच्छी प्लेयर है, बट उसका नी इंजरी की वजह से थोड़ा टाइम बीच में नहीं खेल पाई। हर एक प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और रांची विमेन्स हॉकी एशिया कप की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। पुलिस की ओर से खिलाड़ियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, साथ ही चप्पे चप्पे पर जाबाज जवानों को मुस्तैद कर दिया गया है। का जो एशिया महिला कप चैंपियनशिप जो करने की जो मेज़बानी रांची को और झारखंड राज्य को मिली है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है हमारे झारखंड राज्य के लिए, रांची के लिए। 27 से ये कल से मैच प्रारंभ होना है। आज सारे पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट की डिटेल ब्रीफिंग
रांची जिला प्रशासन के द्वारा डीसी रांची, एसएसपी रांची और मेरे द्वारा उनकी की गई है काफ़ी डिटेल में ब्रीफिंग, करीब 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट्स की। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां बाबा बागेश्वर का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। 2 से 3 नवंबर को उनका कार्यक्रम तय था, लेकिन प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है। सुरक्षा को लेकर उन्हें मंजूरी नहीं मिली और अब जनवरी में कार्यक्रम होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां बाबा बागेश्वर के प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया है। आप बता दें कि 2 से 3 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलना था, लेकिन प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई है। अब जनवरी में अगला कार्यक्रम होने वाला है। जमशेदपुर के परसुडी में कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर में खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक ट्रक का पिछला हिस्सा आग की लपटों से घिर चुका था। व्यापारियों और मजदूरों ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, पर विफल रहे। तब तक अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। ये ट्रक तमिलनाडु से पपीता लोड कर परसुडी आया था। अनलोडिंग के बाद ट्रक बैक हो रहा था और तभी झाड़ियों में लगी आग के संपर्क में आ गया। ट्रक के पिछले हिस्से में सबसे पहले आग लगी। सबका चावल का गोदाम है, वहाँ से गाड़ी हटाओ था, उसमें आग लग गया। कचरा में आग लगा हुआ था, जिसे स्थानीय बाजार समिति के लोगों, जिसमें खास करके करण ओझा जी एवं शांति समिति के ललन जी एवं अन्य लोग, सभी लोग उपस्थित हुए और तथा हम झारखंड अग्निशमन से अग्निशमन दस्ता को बुला करके ट्रक पर आग लगा पर काबू पाया गया। जमशेदपुर में विसर्जन हादसे के तीसरे दिन शवों का पोस्टमार्टम किया गया। मृतक के परिजनों को समाजसेवी और जनप्रतिनिधियों ने अपनी ओर से 3-3 लाख रुपए की आर्थिक मदद की, पर अब तक प्रशासन की ओर से किसी तरह का मुआवजा नहीं मिल सका है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रभंजन कुमार। जमशेदपुर के बिष्टुपुर बेली बोदन वाला घाट, जहां पर विसर्जन के दौरान हादसा हुआ था और उसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। आप देख सकते हैं कि दुर्गा पूजा कमेटी की ओर यहाँ पर बैठक भी की जा रही है और उस घटना को लेकर यहाँ पर आपस में इस तरह का जो दुखदायी घटना है, आपस में वे बात भी कर रहे हैं। और स्थानीय जो लोग हैं जमशेदपुर के, वे इस दुर्गा पूजा कमेटी से मुलाकात कर रहे हैं, भेंट कर रहे हैं और अपनी अपनी क्षमता अनुसार वे मुआवजा के तौर पर व्यक्तिगत जो होती है वे व्यक्तिगत राशि भी इस कमेटी को सौंप रहे हैं। हम कमेटी से भी जानते हैं तो जमशेदपुर के जो रहने वाले जो लोग हैं वे उन्हें किस तरह उन्हें मदद कर रहे हैं। हम यहाँ के कमेटी के अध्यक्ष से भी जानते हैं। सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी और सांसद जी से, देन हमारे विधायक जी से बातचीत हुई है और मंत्री जी से भी बातचीत हुई है। मंत्री जी आश्वासन दिए हैं कि वो अपने तरफ से स्तर पे कुछ न कुछ जरूर करेंगे। नहीं, अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ है। आज वो लोगों का जो है बॉडी जा रहे पोस्टमार्टम ऑफिस, वहाँ से सब जो है सरकारी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग जो है एक जो बंगाल के वहीं से हम लोग उसको भेज देंगे। दुर्घटना थी, दुर्घटना घट गई और हमारे कमेटी के बहुत ही सक्रिय सदस्य वीरेंद्र शर्मा जी का इसमें मृत्यु हो गया। एक हमारे जो ढाकी बजाने मिदनापुर बंगाल से आए थे। पुलिया तो क्षतिग्रस्त थी, उसके चलते ही हम लोग को बोदन वाला घाट जाना पड़ा, अन्यथा एक बार बाढ़ के चलते जाना पड़ा था। शायद समय ही ऐसा था कि जो खींच के सबको वहाँ ले गया, ये घटना होनी थी। और शवों के अंतिम संस्कार के लिए कल सभी लोग मुलाकातों का दौर जारी रहा। स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मुलाकात हुई। सबसे बड़ी बात है कि जमशेदपुर के जो स्थानीय लोग हैं वे बढ़ चढ़ कर इस दुखदायी घटना में सामने आ रहे हैं, दुर्गा पूजा कमेटी से मुलाकात कर रहे हैं और अपनी क्षमता अनुसार जो मदद करनी चाहिए, जो उन्हें मुआवजा देना चाहिए, वे दुर्गा पूजा कमेटी को पैसे उन्हें दे रहे हैं, चेक उन्हें सौंप रहे हैं। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का कैंप ध्वस्त कर दिया है। साथ ही उस कैंप से नक्सलियों के दैनिक उपयोग के साथ साथ अन्य सामान बरामद किया गया है। इसके अलावा 13 स्पाइक होल और 218 स्पाइक रड भी बरामद की गई। ये नक्सली कैंप टोंटो और गोइलकेरा के रेरडा, कोचा और हुसीपी के आसपास जंगली और पहाड़ी इलाके में बनाया गया था। वहीं सर्च ऑपरेशन के दौरान हाथीबुरू और लिमसा डी के आसपास नक्सलियों की ओर से लगाए गए लोहे के रॉड और तीर की चपेट में आकर सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर परविंदर सिंह घायल हो गए। उन्हें एयरलिफ्ट कराकर रांची ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
रांची की बेटी साक्षी गुप्ता को जब ससुराल में प्रताड़ित किया जाने लगा तो हिम्मती पिता सचिन गुप्ता ने जिस घर से बैंड बाजे के साथ बेटी को विदा किया था उसी घर में फिर से बैंड बाजे के साथ बेटी को वापस ले आए। घर के कमरे में बंद रहने और भोजन के लिए तरसने वाली बेटी के लिए उसके परिवार ने समाज की परवाह किए बगैर दामाद से नाता तोड़ लिया है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। क्योंकि रांची की एक बेटी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो इस वक्त दूसरे ऐसी बेटियों के लिए आदर्श बन गई हैं जो शायद ससुराल में कई तरह की यातनाएं सह रही हैं। हमारे साथ साक्षी हैं। साक्षी इसलिए चर्चा में है क्योंकि साक्षी ने अपने वैसे परिवार वालों के खिलाफ निडरता से लड़ाई की जो इनका शोषण कर रहे थे। बोले तो फ्रॉड हुआ और झूठा बोलते झूठ दिखाकर शादी हुआ था और जब सब कुछ पता चला तो उसके लिए स्टैंड लिया और थोड़ा लेट से लिया क्योंकि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे। फादर को कैंसर हो गया था तो शेयर नहीं कर पाती थी घर पे और जब शेयर किया तो पापा उस टाइम बेड पे ही थे और फिर सबने साथ दिया और निडरता पे खड़ी आकर के ये जो बोलते ना एक लड़कियों के लिए बहुत डर लगता है कि डाइवोर्सी होना, ये बहुत डर लगता है कि अब आप रोड पे कैसे चलोगे या लोग आपको कैसे जज करेंगे। साक्षी, ऐसा क्या होने लगा शादी के कुछ दिनों के बाद ही जो आपको लगा कि नहीं ये सारी चीजें ठीक नहीं है, मैं यहाँ बहू के रूप में नहीं हूँ? एक बहू को जैसा रिस्पेक्ट मिलता है या जैसे एक बीवी को जो दर्जा एक रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। मतलब उसके घर में मैं एक वस्तु के समान थी। वस्तु का भी बहुत मोल होता है, मेरा वो भी नहीं था। मतलब आपके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किस तरह के रिस्ट्रिक्शन थे? रिस्ट्रिक्शन क्या, वहां पे कोई आजादी मतलब किसी चीज का था ही नहीं। मैं वहां जिंदा थी ही नहीं। आप अपने मन का कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप वहां अपने मन का खाना भी नहीं खा सकते हैं और आप अपने रूम से बाहर नहीं निकल सकते। कैद रहना एक ही रूम में। हाँ, आप डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठ सकते, आप सोफा पे नहीं बैठ सकते, आप मोहल्ले वालों जो लोग हैं उनसे बात नहीं करते, आप छत पे नहीं जा सकते, लोगों से बात नहीं कर सकते, अपने फैमिली से आप फोन पे बात नहीं कर सकते। शादी से पहले तो आप उनसे बात करती होंगी? हाँ जी, शादी उस समय कुछ ऐसा नहीं फील? नहीं, शादी के पहले तो मतलब बहुत अच्छे फ्रैंक और बहुत अपने आप को बहुत बोलते हैं ना वो परफेक्ट मैन दिखाने का कोशिश किया गया था। परफेक्ट हस्बैंड के तौर पे। हाँ, एक परफेक्ट हस्बैंड, एक परफेक्ट बेटा, एक परफेक्ट आदमी। बट वो शादी के बाद एकदम अपोजिट था। परिवार में भी कुछ आपको जो उनके फैमिली के दूसरे लोग थे वो लोग भी आपको प्रताड़ित करते थे या कभी इस तरह की कुछ घटनाएं भी घटी जो आपको लगा या आपके मन में कभी ऐसा कुछ गलत करने का भी विचार आया? बहुत सारा चीज ऐसा हुआ है। एक दो चीजों तो बताऊं, बहुत सारी चीजें ऐसे हुई है और कई बार ऐसा मन किया कि सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को मार लेते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग डिसाइड किए कि अब डिवोर्स का मामला चल रहा है, कोर्ट में हम लोग फाइल करेंगे तो वहां पर सच्ची को रहना ठीक नहीं रहेगा। तो हम लोग पूरे परिवार वाले डिसाइड किए कि अब साक्षी को वापस सम्मान के साथ अपने घर में लाना है तो क्यों ना बाजे गाजे के साथ अपना बेटी को वापस अपने घर लाएं। इसी अंदाज से अपने दोस्त यार, कुछ रिश्तेदार, कुछ फैमिली के लोग हम लोग अपने उनके घर गए बैंड बाजे के साथ और साक्षी को वापस लेके आए। मैं उन माँ बाप से ये कहूंगी कि अगर आपकी बेटी आपसे कुछ शेयर कर रही है आप उसको समझिए, वहां पे एडजस्ट करने के लिए नहीं बोले क्योंकि मैं खुद उस सिचुएशन में रही हूँ। मैं एंड ऑफ द टाइम जाके अपने फैमिली को बताई हूँ। तो एक सिचुएशन था या तो मर जाओ या तो जी लो और मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट करके जीना सिखाया। आपको तय करना होगा कि आपकी बेटी आपके साथ सदा इसी तरह मुस्कुराती रहे, खुश रहे या आप अपने घर की दीवार पर अपनी ही बेटी की तस्वीर पर कोई हार चढ़ा हुआ देखना पसंद करेंगे। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18। कोडरमा के आश्रम रोड से 21 अक्टूबर को अगवा प्रदीप पंडित का शव डोमचांच के अंबाडी खदान से मिला। प्रदीप पंडित झुमरी तिलैया निवासी दलजीत सिंह भाटिया का निजी ड्राइवर था। 250 ग्राम सोने के लेन देन के लिए दलजीत सिंह भाटिया को लेकर ड्राइवर प्रदीप पंडित जेल के पास गया था और इसी दौरान विवाद हो गया।
तो प्रदीप मालिक दलजीत को लेकर घर लौट आया, पर सोना के खरीदार आधम के और प्रदीप पंडित को अगवा कर अपने साथ ले गए। एक दिन बाद 22 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कराया गया और आज उसका शव मिला है। परिजनों ने प्रदीप पंडित की हत्या में उसके मालिक दलजीत सिंह भाटिया का हाथ करार दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना।